जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं हूं जयशंकर झा और आप देख रहे हैं कैरियर पॉइंट नवादा। मैं आप सबों के लिए लगातार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो लेकर आ रहा हूं। लाइव सेशन भी होता है। तो मुझे लगता है आप लोगों का प्रिपरेशन ठीक ठाक हो गया होगा, अब कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं उस टॉपिक पे आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें ताकि उन्हें भी मदद मिल जाए। यदि और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो आप लोगों का बहुत डिमांड था इस क्वेश्चन को लेकर और वास्तव में यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है भी। तो चलिए आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है प्राथमिक एवं द्वितीयक बाजार से आप क्या समझते हैं, इसके कार्यों का वर्णन करें। तो प्राथमिक बाजार के नाम से ही स्पष्ट है, जो इसमें बाजार का मतलब आप सब लोग समझ ही रहे हैं, जहाँ पे खरीद बिक्री होता है। और प्राथमिक का मतलब समझ रहे हैं पहले। तो ऐसा बाजार जिसमें सबसे पहले क्रय विक्रय होगा वो प्राथमिक बाजार होगा। और क्रय विक्रय होता किसका है, तो क्रय विक्रय होता है अंश का। तो हम कह सकते हैं ऐसे बाजार जहाँ पे अंश का सबसे पहले क्रय विक्रय होता है उन्हें प्राथमिक बाजार कहा जाता है। मेरा मानना है जो शब्द के हिसाब से क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन को समझ के अपने भाषा में अपने मन से लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा रहता है परीक्षार्थी यथासंभव उत्तर अपने शब्दों में दे, ठीक है। तो देखिए अब हम परिभाषा को आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ, समझाने के लिए आप लोग समझ गए होंगे। जब सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां, जरूरी नहीं है आप सार्वजनिक लिखें ही, आप ये लिख सकते जब कंपनियां, तो स्टूडेंट फंस कहाँ जाता है, हम क्या लिखें, नहीं लिखें गेस में ये था, हमको वर्ड ही याद नहीं है। आपको जो याद है आप वही लिखिए, आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा, घबराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। जब सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां वित्तीय संस्थाएं प्रथम बार यानी कि सबसे पहले समतांश, पूर्वाधिकार अंश, परिवर्तनीय और परिवर्तनीय ऋण पत्र, ये ऋण पत्र के प्रकार है। ऋण पत्र का दो ही प्रकार नहीं होता है, ऋण पत्र का बहुत प्रकार होता है, इसमें दो प्रकार का वर्णन किया गया है। आप परीक्षा में सिर्फ ऋण पत्र ही लिख सकते हैं। बॉन्ड्स अधिकार, निर्गमन अंश आदि का निर्गमन जनता से पूंजी प्राप्त करती है। तो प्रतिभूतियों का यह लेन देन नया निर्गमन बाजार में या प्राथमिक बाजार में किया जाता है। जब पहली बार कोई भी अंश क्रय विक्रय किया जाता है तो प्राथमिक बाजार से, ठीक है। निजी कंपनियां भी प्राथमिक बाजार में नए निर्गमन करती है, किंतु अपने अंशों का विक्रय अपने मित्रों, रिलेटिव्स, अपने समूहों के विनियोजकों या अंशधारियों को करती है, ठीक है। इस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र या निजी क्षेत्र की संस्थाएं ये नए निर्गमन बाजार में प्रवेश करती है। अब आते हैं प्राथमिक बाजार की विशेषताओं को देखते हैं। तो पहला विशेषता है, इस बाजार में केवल नई प्रतिभूतियों का निर्गमन होता है यानी क्रय विक्रय होता है। इसका कोई निश्चित स्थान नहीं होता है, प्राथमिक बाजार का कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। औद्योगिक क्षेत्र इस बाजार के माध्यम से नए साधन उपलब्ध करता है। औद्योगिक क्षेत्र इस बाजार के माध्यम से यानी कि प्राथमिक बाजार के माध्यम से नए साधन उपलब्ध करता है। चौथा है, इस बाजार का कोई स्पष्ट रूप नहीं है और न ही इसका कोई प्रशासनिक ढांचा। इस मार्केट का कोई स्पष्ट रूप नहीं है और इसका कोई प्रशासनिक ढांचा भी नहीं है। इसकी पहचान केवल इसके द्वारा दी जाने वाली सेवाओं से, ये जाने जाते हैं किसके लिए, तो सर्विस के लिए। छठा है, इस बाजार पर सेबी का नियंत्रण होता है। आप लोगों ने सेबी के बारे में ही पढ़ा है, सेबी क्या होता है, उनका क्या काम होता है, ठीक है। चलिए, तो ये विशेषता हो गया। इससे आगे अगर हम बढ़ते हैं तो प्राथमिक बाजार के कार्य क्या होते हैं प्राथमिक बाजार को, अब हम लोग देखते हैं। प्राथमिक बाजार का मुख्य कार्य बचतकर्ता से उपयोगकर्ता के मध्य बचतों का हस्तांतरण करें। बचतकर्ता आप समझ रहे हैं ना, हम जो कमाते हैं उनमें से बहुत सारे भाग को खर्च कर देते हैं, तो कमाने वाले यानी कि आय में से व्यय को घटा देते हैं, तो वो होता है बचत। और उस बचत को कहीं ना कहीं हम उपयोग करते हैं, जिन्हें निवेश कहा जाता है। तो बचतकर्ता से उपयोगकर्ता के मध्य बचतों का हस्तांतरण करना है, क्योंकि कोई भी आदमी बचत करके अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट करता है, उसके लिए वो प्राथमिक बाजार में जाता है, वहाँ पे अंश क्रय करता है। साथ ही यह बाजार कंपनियों को अपनी पूंजीगत व्ययों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोष में वृद्धि का स्थान उपलब्ध कराता है। अगर इसको सिंपल वर्ड में कहा जाए तो नए निर्गमन बाजार या प्राथमिक बाजार में नए निर्गमन को ही शामिल किया जाता है, यानी कि यहाँ पे ओल्ड शेयर का सेल नहीं होता है, यहाँ पे न्यू शेयर को ही बेचा जाता है। ये नए निर्गमन नवीन कंपनियों या पुरानी कंपनियों के हो सकते हैं, ठीक है। कंपनी कैसा भी हो सकता है, पुराना नया, लेकिन वहाँ पे फ्रेश शेयर को ही सेल होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इनका
कार्य सबको जानते हैं। प्रारंभिक कार्य इनका क्या है? नए निर्गमन बाजार के प्रारंभिक कार्य को प्रारंभिक अनुसंधान, अनुसंधान का मतलब होता है रिसर्च। जब भी हम कहीं पैसा लगाएंगे तो सबसे पहले उसके बारे में हम सोचेंगे, जानेंगे, विश्लेषण करेंगे, उसके बाद ही हम कहीं अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो ये निर्गमन निकालने वाली या निर्गमन प्रायोजित करने वाली कंपनी के संबंध में प्रारंभिक छानबीन करना आवश्यक, छानबीन मतलब रिसर्च, विश्लेषण करना आवश्यक होता है। ऐसी कंपनियों के विषय में उनकी आर्थिक एवं वित्तीय सुदृढ़ता, फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग है, उनका जो तकनीकी योग्यता है, उनकी वैधानिक स्थिति, वो कंपनी लीगल है या इलीगल है, इन सबों का अनुसंधान किया जाता है। ठीक है। दूसरा है निर्गमन संबंधी जानकारी एकत्र करना, यानी कि निर्गमन कैसे होगा, कहाँ होगा, कब होगा, उनका क्या कंपटीशन है, क्या सेल का टेक्निक है, विज्ञापन एजेंसी चुनाव, ये सब इनका वर्क हो जाता है। ठीक है। चलिए, अभिगोपन कार्य, कोई भी जो कार्य होता है ना, वो किसी न किसी व्यक्ति के थ्रू ही होता है। नए निर्गमन की बिक्री को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया दूसरा कदम अभिगोपन है। अभिगोपक एक प्रकार की गारंटी है, यानी कि अभिगोपन जो है ना, एक गारंटी है जो सेबी, रजिस्टर्ड वित्तीय संस्थान एवं मर्चेंट बैंकर्स आदि द्वारा दी जाती है, ताकि अभिगोपक नए निर्गमन को जनता में बिकवाएगा। इनका काम होता है दलाल का। एक वर्ड में अगर हम समझाएं, सिंपल वर्ड में, ये कंपनी और इन्वेस्टर के बीच का काम करता है और ये सेल करवाता है। यदि जनता नए निर्गमन को एक निश्चित सीमा से कम खरीदती है तो शेष नए निर्गमन को अभिगोपक स्वयं खरीदेगा। ठीक है। अभिगोपक को अभिगोपन के लिए निश्चित दर से कमीशन प्राप्त होता है। कमीशन जिन्हें मिलता है, एक हिसाब समझ लिए, वो दलाल होते हैं। ठीक है। इस प्रकार जहां अभिगोपन नए निर्गमन की गुणवत्ता में वृद्धि करता है। दलाल का मतलब हम लोग थोड़ा उल्टा पुल्टा समझ लेते हैं, लेकिन दलाल का मतलब होता है उनका प्रोमोटर्स होते हैं, उनके बिक्री को बढ़ाते हैं और उस के एवज में जो एक पारिश्रमिक लेते हैं वही होता है दलाली। ठीक है, ब्रोकरेज। अभिगोपन नए निर्गमन की गुणवत्ता में वृद्धि करता है, वही एक निश्चित कीमत पर नए निर्गमन की निश्चित मात्रा खरीदने की गारंटी है। उसके बाद कार्य वितरण, नए निर्गमन के वितरण से अभिप्राय निर्गमन को अंतिम निवेशक तक पहुंचाना, उसे खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना। तो जनता में अंशों की बिक्री के निम्न 3 उपाय। जनता में प्रविवरण जारी करके प्रोस्पेक्टस जारी करेंगे। आप लोगों को कॉलेज में प्रोस्पेक्टस दिया जाता है, सब जानकारी होता है, तो वही प्रोस्पेक्टस हो गया। फिर निजी प्रयास, यानी कि डोर टू डोर, पर्सनली आप कॉन्टैक्ट करके जनता से निजी प्रयास। नए अंशों की बिक्री का दूसरा तरीका यह है कि उन्हें जनता में बेचने के स्थान पर किसी बड़ी वित्तीय संस्था या निर्गमन गृह को बेच दिया जाए, अधिकार राइट शेयर को इशू करके। ठीक है, तो ये सब हो गया। अब आ जाइए हम लोग सहायक बाजार का आशय। सहायक बाजार को तो प्राथमिक बाजार मतलब जहां अंश का निर्गमन सबसे पहले किया जाता है, और ये सेकेंडरी मार्केट है, तो यहाँ पे बेचे गए अंश को पुनः क्रय विक्रय होता है। ठीक है। सहायक या गौण बाजार से ऐसे बाजार से है जहां पर पहले से निर्गमित प्रतिभूतियों को पुनः क्रय विक्रय किया जाता है। ठीक है, री इशू यहाँ पे होता है। इस बाजार को स्कंद बाजार भी कहा जाता है, यानी कि सहायक बाजार, गौण बाजार या स्कंद बाजार, ठीक है, कहा जाता है, क्योंकि अंश, ऋणपत्र, बॉन्ड, स्टॉक आदि प्रतिभूतियां स्कंद विनिमय केंद्रों के माध्यम से ही खरीदी एवं बेची जाती है। यह एक अस्थायी एवं सुसंगठित बाजार है जहां सूचीबद्ध प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है। सहायक बाजारों में भाग लेने वाले कई गैर बैंकिंग मध्यस्थ होते हैं। मध्यस्थ मतलब बिचौलिया का काम। इनमें जीवन बीमा निगम, समान बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, दलाल, उपदलाल, अभिगोपक, मर्चेंट बैंकर, ये सब इनमें आते हैं। चलिए, कुछ विद्वानों ने परिभाषा दिया है पीके धर के अनुसार, ऐसा बाजार जहां अंशों तथा अन्य प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है उसे सहायक बाजार कहते हैं। ठीक है। इस बाजार में प्रतिभूतियों के स्वामी अपनी इच्छा के अनुसार अपने प्रतिभूतियों को बेच सकता है। और एक ये आलोक गोयल के द्वारा, ये भी आप देख लीजिएगा। अब मैं सहायक बाजार की विशेषता को आप लोगों को समझा रहा हूँ। ठीक है। सहायक बाजार गौण बाजार के प्रमुख। पहला, सहायक बाजार एक संगठित पूंजी बाजार है। वो संगठित नहीं था प्राथमिक बाजार, ये संगठित है। अब यही डिफरेंस होता है। ठीक है ना, यही डिफरेंस आपको जानना है, लिखना है डिफरेंस में। तीसरा, अंश बाजार व्यक्तियों का एक ऐसा संघ है जो समामेलित हो सकता है अथवा नहीं। चौथा, इसमें किए जाने वाले सभी व्यवहार बनाए गए नियमों व उपनियमों के अनुकूल ही होते हैं। पांचवा, इस बाजार में केवल उन्हीं प्रतिभूतियों में व्यवहार होता है जो सूचीबद्ध यानी कि लिस्टेड को ही बेचा जाता है। सहायक बाजार पूंजी निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये सब हो गया विशेषता। अब हम लोग अंतर को
जानते हैं। नम्मा विशेषता है, इसमें से आपको 5-7 जो भी समझ में आए लिख दीजिएगा। सहायक बाजार पर सेबी द्वारा नियमन एवं नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, सहायक बाजार विनियोक्ताओं को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं। डिफरेंस तो पता ही चल गया होगा। पहला, प्राथमिक बाजार में नए निर्गमित प्रतिभूतियां में व्यवहार होता है, और यहाँ पे गौण बाजार में पहले से निर्गमित अर्थात विद्यमान संपत्तियों में व्यवहार होता है। दूसरा है, इसमें नवीन प्रतिभूति बेचा जाता है, इसमें विद्यमान प्रतिभूति का क्रय विक्रय होता है। प्राथमिक बाजार का कोई निश्चित स्थान नहीं होता है, और इसका निश्चित स्थान होता है। अगला, इसमें यानी कि प्राथमिक बाजार में विनियोक्ता के मध्य प्रतिभूतियों का विनिमय होता है। इसमें एक विनियोक्ता से दूसरे विनियोक्ता के मध्य प्रतिभूतियों का विनिमय होता है, क्योंकि पहले से कोई खरीद लिया होता है और फिर कोई खरीदता है। ठीक है, पांचवा है, इसमें प्रतिभूतियों के मूल्य का निर्धारण कंपनी द्वारा होता है। इसमें प्रतिभूतियों का मूल्य का निर्धारण उनकी मांग तथा पूर्ति के आधार पर होता है। ये कंपनी करता है मूल्य का निर्धारण, इसमें मांग के अनुसार होता है। अगला है, इसका उद्देश्य कंपनी को आवश्यक अंश पूंजी उपलब्ध कराना है, और इसका उद्देश्य अंशों में तरलता उत्पन्न करना है। ठीक है, प्राथमिक बाजार में विनिवेश दीर्घकालीन होता है। प्राथमिक बाजार में निवेश जो होता है लॉन्ग टर्म होता है, और इसमें किसी भी अवधि के लिए हो सकता है, यानी कि निवेश अल्पकालीन मध्यकालीन। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अगर आप लोगों को और भी कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप जरूर कमेंट में बताइएगा, उस क्वेश्चन का डिस्कशन किया जाएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दें। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।